आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का कालक्रम। बच्चों, हिंदी साहित्य का जो कालक्रम रहा है, इसके साहित्य का जो विकास रहा है, उसका विकास होने का ही समय इतना है कि हम इसे 1 या 2 घंटे की कक्षा में पूरी तरह से ख़त्म ही नहीं कर सकते। अगर पूरी तरह से आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो कम से कम 4 से 5 महीने तक का भी समय लग सकता है। लेकिन जैसे कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का 1 डे एग्ज़ाम है, एक ही दिन का एक हमारा पेपर है जिसमें वन लाइनर, ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अपनी ओर से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले समय से जो आपका आने वाला जो पेपर है अपने समय में, तो एक ना एक प्रश्न कम से कम इन्हीं कंटेंट में से आ जाएगा। 1 या 2 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड आएंगे और वो प्रश्न कम से कम इसी कंटेंट से आएगा। आप इस कंटेंट को ध्यान से सुने और साथ साथ इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य का जो कालक्रम रहा है वो इतना लंबा है कि इसे हम किसी छोटी सी क्लास में से हम पूरा ख़त्म नहीं कर सकते। और इसी तरह हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है, इसमें भी कई विद्वान अलग अलग अपने अपने भेद दिए हैं। तो इन विद्वानों के बीच भी कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। तो जो हमारा सबसे स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो ये शुरू करते हैं हम हिंदी साहित्य को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। ये आपका सबसे स्टैंडर्ड है, जो मानक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही यही जाएगा कि हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण रहा है उसमें सबसे सर्वमान्य तथ्य किस विद्वान के हैं, तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा। आपका ये पहला जो काल है यह आदिकाल। पहला काल रहा है आदिकाल। दूसरा काल पूर्व मध्यकाल। तीसरा काल रहा है उत्तर मध्यकाल। और चौथा काल रहा है आधुनिक काल। पहला काल जो आदिकाल रहा है, इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है। वीरगाथा काल, इसका समय रहा है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा काल पूर्व मध्यकाल, इसका दूसरा नाम भक्ति काल भी आपको मिलेगा और इसका समय रहा है 1350 से 1650 ईस्वी तक। तीसरा काल आता है फिर उत्तर मध्यकाल और इसका दूसरा नाम आपको देखा है रीतिकाल। रीतिकाल भी पूछा जा सकता है और इसका समय रहा है 1650 से 1850 तक। और नंबर 4 जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, जो हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, वर्णन में पढ़ना है, आधुनिक काल, और ये 1850 से अब तक रहा है। सबसे पहला काल हम पढ़ते हैं आदिकाल। इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है। इस काल के बारे में अगर बात करें तो इसका समय रहा है 1000 से 1350 ईस्वी तक। इसका समय रहा है 1000 से 1350 ईस्वी तक रहा है और आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। इसके कुछ पॉइंट इस तरह से है कि इस काल में उस वक्त की बात करें 1350 के बीच तक की, तो वो समय ऐसा रहा है जिसमें ज़्यादा लड़ाइयाँ और युद्ध रहे हैं। तो इसी वजह से इस काल को युद्ध काल भी कहा जाता है या फिर अशांति का काल भी कहा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी पॉइंट आ सकता है कि युद्ध का काल या अशांति का काल किसे कहते हैं, आदिकाल को कहते हैं। इसका पॉइंट क्या है कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला जो आरंभिक काल रहा है वो आदिकाल रहा है। इस काल में साहित्य को सुनने या सुनाने के रूप में प्रचलित था साहित्य। इस काल का जो साहित्य रहा है वो सुनने या सुनाने में ही प्रचलित रहा है और इसी आधार पर इस साहित्य की 2 शैलियाँ प्रचलित रही। पहली शैली रही है डिंगल शैली और दूसरी शैली रही है पिंगल शैली। डिंगल और पिंगल। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि
डिंगल और पिंगल शैली कौन से काल की मुख्य विशेषताएं हैं? तो ये आदिकाल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो डिंगल और पिंगल शैली के बारे में अगर ज़्यादा मैं बात करूं तो डिंगल शैली में ऐसे शब्दों का यूज़ होता था जो अकर्ण प्रिय है। अकर्ण प्रिय, इस शब्द पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चे। अकर्ण प्रिय का मतलब होता है सुनने में कर्कश। कर्कश का मतलब जो अच्छे ना हो, सुनने में अच्छे ना हो, कानों को प्रिय ना हो, अकर्ण प्रिय। तो ऐसे शब्दों का यूज़ होता था डिंगल शैली में। और डिंगल शैली में आपको ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि डिंगल शैली जो है वो अपभ्रंश, अपभ्रंश और राजस्थानी, इन दोनों का मिला जुला रूप है। डिंगल शैली जो है अपभ्रंश और राजस्थानी का मिला जुला रूप है, ये आपको ध्यान देना है, अपभ्रंश और राजस्थानी। पिंगल शैली, पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग हुआ। कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग हुआ। कर्णप्रिय का मतलब जो कानों को प्रिय, सुनने में बहुत ही अच्छे शब्द थे। और इसका पॉइंट ये है याद रखने वाला कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अपभ्रंश, अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के मिलने से हुई है। अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा मिली तब जाकर पिंगल शैली का उद्भव हुआ। तो ये दो शैली ऐसी हैं जो आपके क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न में पूछी जा सकती है पेपर में, डिंगल शैली और पिंगल शैली। अब आदिकाल के बारे में बात कर रहे थे, तो आदिकाल के बारे में ये बात भी है कि इसके कई और भी नाम दिए हैं। कुछ ऐसे विद्वान, कुछ ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने और भी नाम दिए हैं आदिकाल को। तो सबसे पहला जो बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने दिया। मिस्र बंधु, अब कवियों में एक मिस्र बंधु का नाम आएगा, लेकिन बच्चों कन्फ्यूज़न वाली ये बात है कि आप इस मिस्र बंधु को एक ही कवि मानेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो मिस्र बंधु उन कवियों को कहते हैं जो कवि तीन सगे भाई थे। मिस्र बंधु ये तीन सगे भाई थे। इनमें से पहला था गणेश बिहारी। गणेश बिहारी, ये तीन सगे भाई थे, गणेश बिहारी। दूसरा श्याम बिहारी, श्याम बिहारी। और तीसरा सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीन भाई थे, सगे भाई थे, और इन तीनों भाइयों के नाम को ही मिस्र बंधु कहा गया है। इन्हीं ने दिया है प्रारंभिक काल, आदिकाल का जो नाम दिया है प्रारंभिक काल। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात कुछ एक ऐसी आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि जो ये रचनाएं करते थे, अपनी अपनी जो भी ये रचनाएं करते थे, तो तीनों एक साथ मिलकर करते थे। मतलब कि अगर ग्रंथ लिख रहे हैं तो तीनों मिलकर एक ही ग्रंथ लिख रहे हैं। अगर इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इन्होंने छोटा सा भी छंद लिखा है तो उस छंद में इन तीनों ने मिलकर काम किया है। इन तीनों ने मिलकर काम किया है उस छंद में, अगर इन्होंने कोई छोटा सा छंद भी लिखा है तो। अगर इनकी रचनाओं में विशेषता क्या है इनकी रचनाओं की, अगर इनकी रचनाएं कुछ इस तरह से देखी जाए कि किसी एक ने कौन सी रचना लिखी है, तो इसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। ऐसी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं मिस्र बंधुओं ने। अगला है, जो अगला नाम दिया है चारण काल, ये दिया है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। चारण काल, चारण काल दिया डॉक्टर ग्रियर्सन ने। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है, वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, पिछले पेपर में भी बहुत बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। नंबर 4, इसका नाम दिया है राहुल संकृत्यायन ने। राहुल संकृत्यायन। और ये दिया है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो घूमने फिरने के ऊपर ही लिखी है, क्योंकि इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। जितनी इनकी रचनाएं है वो यात्रा वृत्तांत रहे हैं, चाहे तिब्बत ये घूमने गए हैं, बाहर घूमने गए हैं, कहीं भी घूमने गए हैं, लेकिन ये
घूमते फिरते हुए ही अपनी रचनाएं लिखी है और इन्हें घुमक्कड़ कवि या घुमक्कड़ लेखक कहा गया है राहुल शंकरतयन को। इन्होंने नाम दिया सिद्ध सामंत काल। अब अगला जो नाम है वीरकाल, वीरकाल दिया है विश्वनाथ प्रसाद। ये सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया है थोड़ा, यहाँ लिखने में गलती हो गई है। ये विश्वनाथ प्रसाद है, विश्वनाथ प्रसाद, इसे आप सही कर लीजिएगा। विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद ने वीरकाल कहा है, आदिकाल को वीरकाल कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने। जो अगला नाम मिलता है नंबर 6 बिजवपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, महावीर प्रसाद ने कहा है बिजवन काल, बिजवपन काल। आदिकाल, आदिकाल देखो जो आदिकाल नाम ही इसका काल का आदिकाल है, तो वो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो नेक्स्ट रहा है संधि काल और चारण काल। देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाली बात आ जाएगी बच्चों, चारण काल यहाँ पर भी है और चारण काल यहाँ पर भी है, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो अगर चारण काल पूछा जाए तो डॉक्टर ग्रियर्सन, लेकिन अगर संधि काल और चारण काल ये पूरा नाम आए तो डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार। इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में हो सकता है आपके। तो ये थे आदिकाल के दूसरे और भी नाम जो हमें मिल सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे चलते हैं। आदिकाल का जो साहित्य रहा है, आदिकाल का जो साहित्य रहा है उसे भी कई भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रमुख रूप से इसके 3 भाग रहे हैं। पहला रहा है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, दूसरा रहा है लौकिक साहित्य और तीसरा रहा है रासो साहित्य, तीसरा रहा है रासो साहित्य। तो धार्मिक साहित्य की बात करते हैं। धार्मिक साहित्य देखो, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य ज़्यादातर धर्म के ऊपर या धार्मिक साहित्य था, धर्म से जुड़ा हुआ था, तो ये धार्मिक साहित्य रहा है। इसमें 3 प्रमुख रहे, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य। फिर दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में क्या है कि इसमें कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो लौकिक लौकिक साहित्य से जुड़ी है, तो ये पूछी जा सकती है। बिसल देव रासो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिसल देव रासो और बसंत विलास, ढोला मारू, ये सभी इसकी रचनाएं हैं लौकिक साहित्य की। तीसरा रहा है रासो साहित्य, रासो साहित्य, और रासो साहित्य तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाली ये रचनाएं रासो साहित्य से है और रासो साहित्य जुड़ा हुआ है आदिकाल से और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो या पृथ्वीराज रासो, ये सब रासो साहित्य है और ये आदिकाल से ही संबंधित है। आदिकाल के जो कवि रहे हैं उनकी क्या विशेषता रही है, उनके साहित्य में क्या विशेषता रही है, ये आपको पता होनी चाहिए। डीपली क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम आपको 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं देगा, 1 लाइनर क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन दे दें, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि आपको कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष आपको छांटने हैं, ऐसे भी दे सकता है। तो कुछ आदिकालीन जो कवियाँ रहे हैं उनके साहित्य की जो विशेषता रही है आपको उनमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहली जो विशेषता रही है यह है कि इन्होंने युद्धों का सजीव वर्णन किया है। युद्धों का उस वक्त क्या होता है, आदिकालीन जो कवि रहे हैं वो राजाओं के दरबारी भी रहे थे, राजाओं के दरबारी भी रहे थे। तो जैसे ही जंग होती थी या लड़ाई होती थी तो राजाओं के कहने पर जो कवि थे वो लड़ाइयों का वर्णन करते थे अपनी रचनाओं में, अपनी साहित्यों में। और कुछ कवि तो ऐसे थे जो सैनिकों का काम भी करते थे, मतलब युद्ध में लड़ने के लिए भी चले जाते थे या युद्ध को सजीव रूप से अपने सामने होता देखने के लिए राजा के साथ चले जाते थे। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी जो रचनाएं रही हैं वो युद्ध या लड़ाई का उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। तो इस काल की रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन है। दूसरा, ये कल्पना प्रधान रहे हैं। इन्होंने कल्पना मतलब काल्पनिक चीज़ें, कल्पनाओं से भी बहुत ज़्यादा प्रमुखता से साहित्य लिखा है, तो कल्पना प्रधान भी रहा है। और नंबर 3, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, श्रृंगार व वीर रस का उपयोग।
वीर रस, श्रृंगार और वीर रस का उपयोग। देखो वीर रस तो जैसे कि युद्धों का सजीव वर्णन है, तो वीर यानी कि बहादुर, युद्धों में कौन जाएंगे, बहादुर लोग। तो श्रृंगार रस और वीर रसों का उपयोग भी इस काल में बहुत ज़्यादा हुआ है। इस काल की देन सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, डिंगल और पिंगल शैली का उपयोग भी इस काल में बहुत ज़्यादा है। तो यहीं से हुआ है डिंगल और पिंगल शैली का उपयोग। तो आप ये विशेषताएं जो हैं इस काल की आप ध्यान रखेंगे, आप इन्हें नोट कर लेंगे और बहुत ही ज़रूरी रिवाइज करेंगे, क्योंकि आ सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा काल रहा है वो है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल का जो समय रहा है वो 1350 से 1650 ईस्वी तक रहा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साहित्य में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं, जो कवि रहे हैं सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध जो हुए हैं कवि, जो साहित्य प्रसिद्ध हुआ है वो इसी काल से प्रसिद्ध हुआ है, इसी काल में प्रसिद्ध हुआ है। इसका दूसरा नाम है भक्ति काल। पूर्व मध्य काल का दूसरा नाम अगर हम कहें तो ये इसका नाम मिलता है आपको भक्ति काल। दूसरा नाम इसका मिलेगा भक्ति काल। इस काल में जितने भी साहित्य रहे हैं, जो भी कवि रहे हैं, वो भक्ति से ओतप्रोत रहे हैं, भक्ति से भरपूर उन्होंने साहित्य लिखा है भक्ति से, तो इसे कहा गया है भक्ति काल। और इसका समय रहा है 1350 से 1650 ईस्वी तक। इसी काल में जो भी रचनाएं रही हैं और जो कवि रही हैं वो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कवि को रचनाएं रही हैं। मतलब कि यहीं से कवियों का श्रेष्ठ और उनकी रचनाएं उत्तम मानी जाती है। बहुत ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ कवि इसमें काल में रहे हैं। और इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में, पीसीएस में एक बार आ भी चुका है, कि जो भक्ति काल आंदोलन हुआ था, भक्ति काल का जो श्रेय जाता है आंदोलन का, जो सबसे स्टार्ट कहाँ से हुआ है, वह है दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुआ है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो आप इसे ध्यान रखना कि भक्ति आंदोलन या भक्ति काल की शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुई है। अब जैसे हमने आदिकाल के कई नाम पढ़े हैं, आदिकाल के नाम हमने पढ़े हैं कि कौन कौन से आदिकाल के नाम दिए। हमने आदिकाल के प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल, वीर काल, ये सब पढ़े हैं। इसी तरह कुछ विद्वानों ने इस भक्ति काल या कहूँ पूर्व मध्य काल के भी कई नाम दिए हैं। वो नाम भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे हमारा ये हमने पढ़ा था मिस्र बंधु, तो मिस्र बंधु ने इस काल को मध्यकाल कहा है। मिस्र बंधुओं ने इस काल को मध्यकाल कहा है। और मिस्र बंधुओं में कितने कवि है, 3 कवि है, आप इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा नाम इसका लोक जागरण काल, ये इंपॉर्टेंट नाम है। लोक जागरण काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, लोक जागरण काल। तीसरा नाम है स्वर्ण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। और इस काल को भक्ति काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी काल को भक्ति काल कहा था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप भूलना भी नहीं, इसे तो मैं कहने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि की पॉइंट इसके कुछ इस तरह है। भक्ति आंदोलन का जो प्रचार और प्रसार है, सबसे ज़्यादा भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया वो किया है आपके आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने दिया है। सॉरी, मैं इसे सही से लिख देता हूँ, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी रहे हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार को बहुत ज़्यादा किया। और इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ही आदि शंकराचार्य जी को जाता है। अगर आदि शंकराचार्य जी के इससे संबंधित एक पॉइंट और ये है कि बच्चों, इन्हें अद्वैतवाद का जनक भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी को अद्वैतवाद का जनक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, अद्वैतवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी को अद्वैतवाद का जनक भी कहा जाता है, अद्वैतवाद का जनक आदि शंकराचार्य को
कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी को अद्वैतवाद का जनक कहा जाता है। फिर इनके शिष्य हुए हैं रामानुजाचार्य, जो इनके साथ रहे हैं, इनके शिष्य कहलाते हैं। और इन्हें भी, प्यारे बच्चों, इन्हें भी विशिष्ट द्वैतवाद का जनक भी कहा जाता है, विशिष्ट द्वैतवाद का जनक कहा जाता है। और इन्होंने आदि शंकराचार्य के बाद जो साहित्य रहा है हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल का, इसको प्रचार प्रसार करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और जितना भी जो श्रेय है वो इन्हीं के ऊपर जाता है, रामानुजाचार्य। एक पॉइंट मेन ये आता है कि रामानुजाचार्य जी के शिष्य जो थे उनमें से एक प्रमुख शिष्य थे कबीर और धन्ना, जबकि रामानुजाचार्य जी के कुल मिलाकर 12 शिष्य माने जाते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख जो इनके शिष्य रहे हैं कबीर और धन्ना का नाम पूछा जाता है रामानुजाचार्य के। और इन्हीं में से एक थे रामानंद। अब कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जो रामानंद थे वो कबीर और धन्ना के भी गुरु थे, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि रामानुजाचार्य जी के शिष्य ही रामानंद, कबीर और धन्ना थे। कुल मिलाकर 12 शिष्य थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देने वाले पॉइंट है ये बच्चों, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि रामानुजाचार्य जी के गुरुजी का क्या नाम था, आदि शंकराचार्य, या फिर रामानुजाचार्य जी का जो शिष्य रहे हैं प्रमुख शिष्य कौन है, कबीर या फिर रामानंद। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आगे पॉइंट पर चलते हैं। जो रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे इनमें से एक रामानंद थे। इन्होंने भारत के जो सबसे बड़ा संप्रदाय रहा है माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा संप्रदाय माना जाता है रामानंद संप्रदाय। इसका जो शुरुआत की थी वो रामानंद जी ने ही की थी, भारत के सबसे बड़े संप्रदाय की। अब प्यारे बच्चों, जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन रहा है इसकी 2 शाखाएं रही हैं। पहली वो शाखा थे जो कवि या संत ऐसे थे जो शिव भक्त थे, उन्हें कहते हैं नयनार। इनकी कुल संख्या 63 थी, 63 थी इनकी कुल संख्या। इन्हें नयनार कहा जाता था, शिव की भक्ति करने वाले। और दूसरी शाखा थी उनकी जो विष्णु को मानते थे, विष्णु भक्त थे, और उनकी संख्या थी 12। इन्हें कहते थे अलवार। इनमें मेन पॉइंट ये है कि इन 12 जो विष्णु भक्त थे अलवार कहे जाते थे, इनमें से कुछ महिलाएं भी थीं और उन महिलाओं का नाम था अंडाल, उन्हें कहते हैं अंडाल। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। 12 विष्णु भक्त थे, इनमें से कुछ महिलाएं थीं, उन महिलाओं को अंडाल कहा जाता था। आगे चलते हैं। भक्ति काल की पूर्ण रूप से 2 शाखाएं रही हैं और ये 2 शाखाएं इस तरह से है। पहली जो शाखा है वो है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। और इस सगुण भक्ति धारा के भी 2 शाखाएं रही है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। सगुण भक्ति धारा में वो कवि आते थे जो किसी न किसी देव देवता को या किसी भगवान को अपना आराध्य मानकर उसके ही बारे में कविताएं लिखते थे या साहित्य लिखते थे। तो ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आता था। किसी खास भगवान को या किसी खास देवता को उन्होंने अपना आराध्य बनाया और उन्हीं के बारे में अपने भजन, अपने गीत या अपनी कविताएं लिखी। इनमें से पहली जो शाखा थी, उप शाखा थी, वो थी रामाश्रयी। रामाश्रयी या राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा में क्या होता है कि भगवान राम को अपना आराध्य मानकर, वो कवि जो भगवान राम को अपना आराध्य मानते थे, तो वो रामाश्रयी शाखा से थे या फिर राम भक्ति धारा से थे। इनमें से एक प्रमुख कवि रहे हैं जिनका नाम आता है तुलसीदास। सबसे प्रमुख कवि रहे हैं इनके तुलसीदास। ये तुलसीदास इनके सबसे प्रमुख कवि रहे हैं। दूसरी उप शाखा इसकी है कृष्ण श्रेयी धारा या कृष्ण भक्ति धारा। ये कवि ऐसे थे जो कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और कृष्ण के ही भक्ति में उनके भजन, उनके गीत या उनकी कविताएं लिखते थे। अपना साहित्य सब कृष्ण के लिए लिखा है
और इनमें दो प्रमुख कवि रहते हैं जिनका नाम आता है, नंबर 1 है सूरदास और दूसरा नाम आपको मिलता है मीराबाई। ये दो प्रमुख कवि रहे हैं सूरदास और मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण भक्ति से अपना साहित्य लिखा और तुलसीदास ने राम भक्ति से अपना साहित्य लिखा है। फिर निर्गुण भक्ति धारा में दो उपशाखाएं मिलती हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। पहली उपशाखा है ज्ञान मार्गी, दूसरी प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में वो कवि रहे हैं जिन्होंने ज्ञान को आधार मानकर साहित्य लिखा है या फिर अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने किसी देवी देवताओं के ऊपर या किसी के भक्ति के लिए अपना साहित्य नहीं लिखा। इन्होंने ज्ञान को ही अपना आधार माना और अपनी कविताएं लिखी हैं, अपनी साहित्य लिखा है। इनमें सबसे जो मेन कवि आपको मिलेंगे वो है कबीरदास और दूसरा है कबीरदास और रैदास। ये दो मेन कवि है जो आपको मिलेंगे, आपको याद रखने चाहिए। दूसरी उपशाखा है निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी में वो कवि रहे हैं जिन कवियों ने प्रेम के ऊपर अपना साहित्य लिखा है, अपने गीत अपनी कविताएं प्रेम के लिए लिखी है। और इनमें एक इम्पोर्टेंट कवि आपको नाम मिलेगा मलिक मोहम्मद जायसी। ये नाम आपको बहुत इम्पोर्टेंट मिलेगा मलिक मोहम्मद जायसी का, और ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये पढ़ी भक्ति काल की दो शाखाएं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा की भी दो उपशाखाएं थी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, या फिर राम भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा ज्ञान, इसकी भी दो उपशाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आप इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आज हम बस मध्यकाल हमने पढ़ा, आज आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, हम ये दो काल पूरे करेंगे। कल की क्लास में हम आके गए बचे हमारे पास उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये दोनों को हम कवर करेंगे। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कि आप में से लगभग 70% व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट और भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। और जो भी कमी हो या कोई भी आप मेरे लिए सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दीजिए, मैं इम्प्रूव करूंगा और मुझे बहुत आपकी सपोर्ट मिलेगी। तो मैं मिलता हूं आपसे कल। धन्यवाद।